नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज फिर से एक स्पेशल क्लास के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो हम लोग लास्ट क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछली जो स्पेशल क्लास थी वो प्राचीन भारत का इतिहास से थी और आज हम लोग मध्यकालीन भारत कवर करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की, आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने इसमें घटना चक्र की बुक ली हुई है जिसमें संक्षिप्त सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। आपको एक रिवीजन करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले किसी सब्जेक्ट का रिवीजन चाह रहे हैं, उसके लिए बुक बहुत अच्छी है। और इससे मैंने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास इससे कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू करते हैं लगभग 712 ईस्वी के आसपास, जब अरबों का आक्रमण होता है। इससे पहले का जो आपको वीडियो देखना है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप वो क्लास जा कर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पर हिंदी की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट वीडियो री एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी देखिए। आप सभी लोग इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताती जाऊंगी वो आप लोग एक बुक में या एक कॉपी में आप एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और आप चाहें तो एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो देख करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अरबों के आक्रमण से। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है वहीं से जब अरबों का आक्रमण होता है और उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया था भारत पे। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। आपसे पूछा जा सकता है कि जब अरबों का आक्रमण हुआ तो किस हिंदू राजा का शासन था सिंध पर, तो आप बता सकते हैं उस समय दाहिर का शासन था। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तैयार कर लीजिए। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना जो है वो चशनामा तथा याह्या अल बलधूरी कृत किताब फुतूह अल बलदान इनसे मिलती है। तो अरब आक्रमण की सूचना अगर आपसे पूछा जाए तो किनसे मिलता है, तो याद रखिए चशनामा और दूसरी है किताब फुतूह अल बलदान। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है महमूद गजनवी का। तो इनके बारे में याद रखिए, 998 से 1030 ईस्वी तक इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया था। अब याद रखिए इनके बारे में 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और दामाद कौन था, सुबुक्तगीन, इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया। फिर सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका पुत्र होता है महमूद गजनवी, जो कि 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बन जाता है। बगदाद के खलीफा महमूद गजनवी को यामीन उद दौला साम्राज्य की दक्षिणी भुजा एवं अमीन उल मिल्ला धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान करता है। ये याद रखिएगा कौन कौन सी उपाधि हैं। आगे देखेंगे महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जो कि जयपाल हैं इनके विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लोलुपता थी। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुद्ध शिकन, जिसको मूर्ति भंजक कहा जाता है, वो कहा गया है। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय वहाँ शासक भीम प्रथम था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी, बैहाकी ये सारे विद्वान निवास करते थे। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, वर्तमान जो कि खीवा में है, वहाँ पे हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया और उसकी पुस्तक बहुत बार पूछी गई, वो याद रखिए किताबुल हिंद।
वो तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल-बरूनी को अबू रहमान के नाम से भी जानते हैं और इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। और इसकी पुस्तक याद रखिए कौन सी है, किताबुल हिंद। अब महमूद गजनवी के बाद हमें पढ़ना है मोहम्मद गोरी के बारे में, और इसका समय याद रखिए 1175 से 1206 ईस्वी। मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। वह संसबनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के मुसलमान का शासक था। तो याद रखिए ये वाला पॉइंट कि इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी इनके नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गोरी को परास्त किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। अब मोहम्मद गोरी हमने पढ़ लिया, उसके बाद शुरू होता है सल्तनत काल, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। 1206 से 1526 ईस्वी तक हम इस बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल जब तक मुग़ल साम्राज्य नहीं स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है गुलाम वंश से। तो सबसे पहले 1206 ईस्वी में बात करते हैं गुलाम वंश की। सबसे पहले कौन सा वंश आता है इसमें, गुलाम वंश। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या मामलूक वंश की स्थापना की थी। याद रखिए इसे मामलूक वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश भी कहते हैं। समय क्या है, 1206 ईस्वी में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जानकारी देखते हैं। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, जो कि लाखों में दान देने वाला जो था, लाखों में देने वाला, और कुरान ख्वां कहा गया है। तो कुतुबुद्दीन का और कौन कौन सी उपाधि है, लाख बख्श की है और कुरान ख्वां की है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। क्या क्या कराया, दिल्ली में याद रखिए कुव्वतुल इस्लाम, दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में, जो कि एक पोलो की तरह होता था खेल, उसमें खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है। इसमें घोड़े से गिरने पर इसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इसके बाद इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह, जिसने केवल 8 महीने ही शासन किया था। किंतु उसके बाद कौन आ जाता है, इल्तुतमिश। कब से कब तक रहता है, 1211 से 1236 ईस्वी तक। समय सबके याद रखिए, जैसे कुतुबुद्दीन का, उसके बाद कौन है, इल्तुतमिश का याद रखिए। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद ये इल्तुतमिश था और यह इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिए कौन है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी स्थापित की थी। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्ताने आजम की उपाधि प्रदान की थी। उसके शासन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे क्या कहते थे, तुर्काने चहलगानी या फिर चालीसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से देखिए तुर्काने चहलगानी स्टार्ट हुई थी। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, एक तो था चांदी का जिसको टंका बोलते थे, और दूसरा था तांबे का जिसे जीतल बोलते थे, इसका आरंभ किया था। कई बार पूछा गया है टंका और जीतल किसने प्रारंभ किए या फिर किसके बने होते थे, तो टंका किसका था, चांदी का था, और तांबे का जो बना होता था वो जीतल था। 175 ग्रेन का हुआ करता था। इन सिक्कों का आरंभ इल्तुतमिश ने कराया था। इन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की गई। इल्तुतमिश के शासन में, इनके शासन काल के समय में देखेंगे, मंगोल नेता था चंगेज़ खां।
ख्वारिज्म के मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा आपदस्थ कर रजिया को क्या किया गया, सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय इसने लिया था। तो इल्तुतमिश के बाद किसको पढ़ना है, रजिया सुल्तान को। 4 साल रहती है, 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। रजिया जो है वो पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, जिसको कुबा और कुलह कहते थे, कुबा मतलब कोट और कुलह का मतलब टोपी, इसको धारण कर शासन का कार्य संभालती थी। मिन्हाजे सिराज, इसके जो लेखक तबकाते नासिरी, इनके लेखक हैं मिन्हाजे सिराज। इनके अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। रजिया के विरुद्ध तबर हिंद, जिसको भटिंडा कहते हैं, इसका इख्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही। इसके बाद रजिया की हत्या हो जाती है। कब, 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा, वो भी रहा। तो रजिया के बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और 1246 ईस्वी में, अब इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना, बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। मिन्हाजे सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासिरी, इसी को समर्पित है। फिर आती है 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद भी दिया। अब पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ये 1266 से 1287 ईस्वी तक रहता है। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में भी सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो याद रखिए बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अलाह या फिर जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। किसकी, दीवाने अर्ज। तो आपसे अगर दीवाने अर्ज पूछा जाए क्या है, तो वो पहली बात तो सैन्य विभाग है, और इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की, बलबन ने की है। बलबन ने सिजदा और पैबोस, ये 2 प्रथा थी, इनकी भी शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्यौहार जो कि नौरोज़ है, इसको मनाने की प्रथा शुरू की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूतिए हिंद तथा अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तूतिए हिंद बहुत बार पूछा गया है, वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। फिर बलबन की मृत्यु होती है और उसके बाद जो कैकूबाद है उसका पोता वह उत्तराधिकारी बन जाता है। उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था, जहाँ से शुरू होता है खिलजी वंश। कब से कब तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहता है। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना रखी। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं उसमें टाइम पीरियड जरूर लिखिए और कौन किस समय तक शासन कर रहा है वो भी लिखते रहिए, जिससे आपको बार बार पढ़ने पे याद रहेगा। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी उसके भतीजे ने, और उसका वो दामाद भी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 ईस्वी में धोखे से ये कड़ा मानिकपुर में हत्या करके क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। उसके बाद अब पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 ईस्वी तक ये रहता है, शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम, जिसको बोलते हैं द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, इस उपाधि के रूप में उत्कीर्ण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था।
अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन इसकी उपाधि दी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीदे मुमालिक था इनके समय पे। देखिए आजकल इन सब से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि कोई एक नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं किस विभाग से रिलेटेड था। तो बरीदे मुमालिक किससे था? गुप्तचर विभाग से। उसके अंतर्गत बहुत सारे बरीद भी थे जो कि संदेशवाहक या फिर हरकारा कहलाते थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी और उसका नाम था क्या? दीवाने मुस्तक राज। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंभा महल, हौजे खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा इनका निर्माण किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाई दरवाज़ा जो बहुत बार पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। और अलाउद्दीन ने एक और कार्य किया था, सैनिकों का हुलिया लिखता था और घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसी ने आरंभ की थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो भाग होता था वो भूमि कर, जिसे खराज कहते थे, इस रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट के धन, जिसको खम्स बोलते थे, इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया था। इब्न बतूता ने रहला, इसामी ने फुतुहात सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना की थी। ये नाम याद रखिए और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ये इनका नाम पूछा जाता है, इनको भी तैयार रखिए। जैसे इब्न बतूता की रहला है, मैं पहले भी इसको याद करा चुकी हूँ। इसामी की है फुतुहात सलातीन और अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन का जो अमीर खुसरो थे, माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख कर कौन कौन से हैं और करों के प्रकार हम समझते हैं। जैसे कि जजिया कर है, जो कि जिस पे बहुत सारे प्रश्न बनते ही रहते हैं। ये गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। दूसरा है जकात, जो कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स के बारे में याद रखिए, युद्ध में लूट से प्राप्त धन था। और खराज, जो कि गैर मुस्लिम कसकों से लिया जाने वाला कर था। तो ये चारों याद रखिए, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, ये सारे आपको तैयार रखने हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था मुबारक खिलजी, 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खिलाफतुल्लाह, ये सारी उपाधियाँ भी धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना था और यहीं से शुरू होता है तुगलक वंश 1320 ईस्वी में, और कब तक रहता है? 1412 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी, या फिर जो गाजी मलिक है, ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। अर्थात गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक एक ही है। और इसने क्या किया था? 1320 ईस्वी में ये तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है, ये नींव रखता है तुगलक वंश की। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा भी जाता है तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? नाम याद रखिए, जो कि संस्थापक रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने। सुल्तान गयासुद्दीन तथा निज़ामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, इम्पॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक रहता है, ये सुल्तान बना है। और मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्का जो प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित कराया। दीवाने अमीर को ही, इस विभाग को भी, जो कि कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था। मोरक्को यात्री याद रखिए, इब्न बतूता, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। ये इजी है याद करना आपके लिए। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है अरबी भाषा में, जिसका नाम है किताबुल रहला। रहला नाम से ये फेमस है। जैन धर्माचार्य
जिन प्रभुसूरी जैसे अनेक विद्वान संतों का इसने संरक्षण भी प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने हिंदुओं का त्यौहार होली इसमें भी सम्मिलित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख जो योजनाएं हैं, जैसे दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, इसने कहाँ से की थी? दिल्ली से देवगिरी की थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी परिवर्तित की या स्थानांतरित की? तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया, खुरासान तथा कराची अभियान भी इसने शुरू किए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का इन नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य था विजयनगर, इसकी स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में। सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान रहता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में बता चुकी हूँ। इसने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर, जिसको जौना खां की स्मृति में, इन नाम के नगर बसाए और वहाँ पर अनेक नहरों का निर्माण भी कराया। कौन कौन सा है? हिसार है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है, फिरोज़ाबाद और जौनपुर, ये सारे नगर इसने स्थापित किए। उसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना शेख फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। और हबे शर्ब अर्थात जो सिंचाई कर है, ये लगाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। इसने दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग था दीवाने बंदगान, इसका गठन किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? दारुल शफा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की थी। ये पूछा गया प्रश्न है। फिर फुतुहाते फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसकी आत्मकथा थी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्से सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने अद्धा और बिख इस नाम के सिक्के जारी किए, जो तांबे एवं कांसे के निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उस पर पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान, जो कि अजीजुद्दीन खालिद और दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। अर्थात इसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराया, फिर वहाँ पर पुस्तकालय स्थापित किया और वहाँ पर लगभग 1300 ग्रंथों में से कुछ जो फारसी विद्वान थे उन ग्रंथों का क्या किया? फारसी में अनुवाद करा दिया। आगे देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद आते हैं इसके बाद, जो कि 1394 से 1412 ईस्वी तक रहते हैं। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तैमूर ने कब किया था आक्रमण? नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। इसके बाद आता है सैयद वंश। ठीक है, आप सीरियल याद रखिए, गुलाम जिसको मामलूक वंश भी कहते हैं, है ना। उसके बाद आप देखिए खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आता है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सैयद वंश। सल्तनत कालीन वंश, उनका समय, कौन कौन सा शासन किस समय पे रहा है, आप इसको ज़रूर याद रखिए, उसका समय भी याद रखिए। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर का सहयोग प्रदान किया था। अब खिज्र खां ने क्या किया था? जब तैमूर को सहयोग प्रदान किया तो खिज्र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो कि लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, इसका गवर्नर बनाया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयते आला इस उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक बना। इसने तारीख़े मुबारक शाही, इसके लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनको संरक्षण प्रदान किया था। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं
और सरहिंदी नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनकी बुक का नाम याद रखिए, पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। बहलोल लोदी इसका संस्थापक होता है, जो कि 1451 में लोदी वंश की नींव रखता है। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी होता है सिकंदर लोदी, और यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए एक पैमाना गज़े सिकंदरी प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है लज्जते सिकंदर शाही, इसकी रचना हुई है। और सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी इन नाम से कविताएं लिखता था, इसका उपनाम है गुलरुखी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। और आगरा का किला पूछा जाए तो अकबर ने। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में हुए खतौली के युद्ध में पराजित किया था, माफ़ कीजिएगा। तो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया था। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से इसका युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया और यहाँ से शुरू होता है मुगल वंश। अब हमने सल्तनत कालीन जो शासक हैं उनके बारे में जाना, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी वो हम समझ लेते हैं। सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान जो होता था वो भी क्या होता था? सुल्तान होता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। क्या कहते थे मंत्रिपरिषद को? मजलिसे खलवत। दिल्ली सल्तनत के अब कुछ प्रमुख प्रशासनिक विभाग हैं और उनके संस्थापक कौन हैं? इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। संस्थापक के नाम बताऊंगी, उनसे संबंधित विभाग क्या है और नाम क्या था उनका पुराना, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीवाने अर्ज की। ये था सैन्य विभाग और इसके संस्थापक कौन हैं? बलबन। दूसरा है दीवाने रियासत, जो कि बाजार नियंत्रण पे होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और दीवाने वकूफ़ व्यय विभाग से था, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दीवाने मुस्तखराज, यह वित्त विभाग हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की। इसके बाद आप देखिए दीवाने बंदगान है, जो कि दासों की देखभाल के लिए था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दारुल सफ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। और दीवाने इस्तिहाक, ये एक पेंशन विभाग था। इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग, और इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दीवाने रसालत क्या है? विदेश विभाग होता था। क्या था? विदेश विभाग। बरीदे मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग के जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे? बरीदे मुमालिक। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन जो प्रमुख पुस्तक हैं और उनके लेखक। पुस्तक और लेखक से प्रश्न पूछे ही जाते, वो चाहे प्राचीन इतिहास के हों, मध्यकालीन इतिहास हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो। पुस्तक लेखक तो पूछे ही जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली पुस्तक है किताबुल हिंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर इसी को तहकीके हिंद कहते हैं, और ये पुस्तक है अलबरूनी की। फिर आती है शाहनामा, फिरदौसी की है। तबकाते नासिरी मिन्हाजे सिराज की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की है। रहला इब्न बतूता की है।
किताबुल यामिनी उतबी की है। फिर से एक बार इतनी पुस्तक देखिए, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अल बरूनी की है, शाहनामा फिरदौसी की है, तबकाते नासिरी मिनहाज सिराज की है, तारीख़ फ़िरोज़ शाह जियाउद्दीन बर्नी की है, रहला इब्न बतूता किताबुल यामिनी उतबी की है, और फिर है खज़ाइन उल फुतूह जिसको तुगलक नामा, दो मतलब पुस्तक है, खज़ाइन उल फुतूह अलग है, तुगलक नामा अलग है, अमीर खुसरो की है, और श्री कृष्ण विजय ये है मालाधर बसु की। तो ये सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, याद कर लीजिए, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सल्तनत काल के समय ही जब हम लोग बात करते हैं, उसी समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, और ये होती कहाँ है? दक्षिण भारत में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई होते हैं, इन्होंने स्थापना की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश जो संगम वंश है वो कहलाया। कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश का शासक था, बहुत बार पूछा गया है। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य इन सब की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बुवती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद इस नाम के ग्रंथ की रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया था। तालीकोटा जो राक्षस तंगड़ी अथवा बन्नी हट्टी, इसका युद्ध होता है, किस नाम से जानते हैं? देखिए, एक तो तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी। इसका युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। विजयनगर में जो आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थी वो देखिए कौन कौन से थे। जैसे निकोलो कोंटी, ये इटली से थे, ये देवराय प्रथम के समय में आए थे। फिर है अब्दुल रज्जाक, ये फारस से थे और देवराय सेकंड के समय पे आए थे। फिर है डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली थे कृष्णदेव राय के समय में। बारबोसा पुर्तगाली था कृष्णदेव राय के समय, और नूनिस जो कि पुर्तगाल से था, ये अच्युत राय के समय पे आता है। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। जफ़र खां हसन गंगू जो कि 1347 से 1358 ईस्वी तक रहता है, ये एक सरदार था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करता है और 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसने गुलबर्गा को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एहसानाबाद कर दिया था। किसको? गुलबर्गा को। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। कुछ प्रमुख राजवंश हैं, उनके संस्थापक हैं, समय है स्थापना का, ये देख लेते हैं। जैसे बीजापुर राज्य है, इसका आदिल शाही वंश के शासक ने इसकी स्थापना की और संस्थापक का नाम था यूसुफ आदिल शाह। कब? 1489 ईस्वी में। फिर आता है अहमदनगर, निज़ाम शाही वंश का है मलिक अहमद, इसने इसकी स्थापना की 1490 ईस्वी में। उसके बाद आता है बरार। बरार की स्थापना किसने की? इमाद शाही वंश के हैं फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1484 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में स्थापना की। और बीदर की स्थापना बरीद शाही वंश के हैं अमीर अली बरीद, इन्होंने 1526 ईस्वी में की थी। ये सारे जो अलग अलग वंश हैं, आदिल शाही वंश, निज़ाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, इनके संस्थापक देख लीजिए, कौन सा राज्य इन्होंने स्थापना किया है और किस समय पे, इसको यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अब कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शामशीर था। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आब्दीन इस नाम से सिंहासन पर बैठा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैनुल आब्दीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। फिर बात करते हैं जौनपुर की। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर, इसने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की नींव डाली थी।
साहित्य और स्थापत्य कला की में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया? इब्राहिम शाह ने। कब? 1408 ईस्वी में। हुसैन शाह शर्की इस वंश का अंतिम शासक था। फिर बात करते हैं मलावा की। मलावा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। दिलावर खां, जो कि हुसैन खां गोरी भी था, इसका मतलब उपनाम था, 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। तो मालवा के बारे में याद रखिए, खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर की गई थी, महमूद शाह ने की थी। मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। अब बात करते हैं मेवाड़ की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बाद में गुहिलौत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। और याद रखिए हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अभी आगे भी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। अब भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास कब से शुरू हुआ? तो 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास 12 आलवार एवं 63 नयनार संतों द्वारा किया गया था। अलवार और नयनार संत थे। अब ये थे क्या? देखिए, पहले आगे तो पढ़ते जाते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से ही प्रसिद्ध है। और इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में कौन कौन से? पद्मावती है, सुरसरी महिलाएं जो हैं, कबीर जो कि जुलाहा थे, रैदास जो कि शमार थे, सेना जो कि नाई थे, और पीपा जो कि राजपूत थे। ये 12 शिष्य हुआ करते थे। अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। जैसे कबीर, ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे और ये ऐसे संत थे, मतलब कि ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और बीजक जो इनकी रचना है, इसमें इनके सारे उपदेशों का संकलन है। गुरु नानक जी के बारे में जान लीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब, जो कि तलवंडी है, वहाँ पर ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 ईस्वी तक रहते हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद आती है मीराबाई। मीराबाई जो मेड़ता के रतन सिंह राठौर इनकी इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ कौन से हैं? बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद है और राग सोरठा है। इसको याद रखिए। फिर तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर बात करते हैं नामदेव की। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले थे और इनके गुरु बिसोबा खेचर या खेचरनाथ थे। ये नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। फिर बात करते हैं रैदास की। ये चमार उपजाति के थे और काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं दादू दयाल की। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और ये धुनिया जाति के थे। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरबी भाषा से। इसके सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुरहावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी और सत्तारिया,
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। चिश्ती सिलसिला की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। शेख फरीदुद्दीन गंजेश शंकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, बाबा फरीद के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, एक हैं निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे हैं नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हुआ करते थे। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। अब जो भी हम लोग ये इसकी टेबल भी देख लीजिए, जितने भी हम लोगों ने सूफ़ी सिलसिला पढ़े हैं और उनके संस्थापक हैं उनके नाम देखते चलिए। देखिए जो चिश्ती संप्रदाय है अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुरहावर्दी संप्रदाय के अब्दुल नजीब अल सुरहावर्दी थे। कादिरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सत्तारी के शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के बदरुद्दीन थे और नक्शबंदी के ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये संप्रदाय देखिए और उनके संस्थापक। अब कुछ सूफ़ी संत हैं और उनकी इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी उपाधि थी कुतुबुल आफ्ताब। बख्तियार काकी के नाम से प्रसिद्ध हैं। शेख हमीउद्दीन नागौरी, इनकी जो उपाधि थी वो थी सुल्तान तारिकीन। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इम्पॉर्टेंट हैं, इनको महबूब इलाही और सुल्तानुल औलिया की उपाधि दी गई। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, आईना हिंद बोला जाता है इन्हें। शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिरागे देहलवी बोला जाता है। शेख सलीम चिश्ती शेखुल हिंद है माफ़ कीजिएगा, शेखुल हिंद। और अब्दुल कादिर जिलानी को पीराने पीर महबूब सुभानी। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद आलिफ सानी, थोड़ा नाम है ऐसे। तो इनको आप एक बार देख लीजिए टेबल, और इन सूफ़ी संत की उपाधि पूछी जाती है। अब बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी कब? 1526 ईस्वी में। तो बाबर कब से कब तक रहता है? 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन रहता है। बाकी देखते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका जन्म कब होता है? 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे राज्य में हुआ था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, माता का नाम कुतुब निगार खानम था। बाबर के प्रमुख युद्ध हैं जो पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न आते हैं, याद रखिए। पहला जो युद्ध था इनका वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। वो देखिए 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन विजयी रहा? बाबर। दूसरा है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527, एक साल बाद होता है। राणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें भी बाबर विजयी रहता है। फिर होता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर फिर विजयी रहता है। घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर के बीच में, और यहाँ पर भी बाबर विजयी रहता है। तो बाबर के 4 युद्ध होते हैं। कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। समय 1526, 1527, 1528 और 1529 है। और हर युद्ध में बाबर विजयी रहता है। आप डेट सही से याद कीजिए, किसके किसके बीच में होता है ये याद रखिए, और कौन सा ये युद्ध है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जो कि बाबरनामा है, तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया। इस कार्य में पायदा खान ने भी सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाती है। बाद में इसकी पूरी इच्छा अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इसको दफनाया गया था। उसके बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। 1530 से 40 तक रहता है। फिर बीच में गैप आता है जिसमें शेरशाह सूरी रहता है। उसके बाद फिर से यह जीतता है 1555 से 1556, एक साल के लिए फिर से बनता है शासक। 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ने कुछ युद्ध भी लड़े थे, वो देख लीजिए। पहला युद्ध है चौसा का युद्ध, शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर खां विजयी रहता है। 26 जून
1539 में होता है। दूसरा होता है बिलग्राम का 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेर खां विजयी रहता है और हुमायूं हार जाता है। तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की, जो 1540 से 45 ईस्वी तक रहता है शासक के रूप में। मध्यकाल में भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। और बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। रोहतासगढ़ का किला कुहना जिसको बोलते हैं, इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध था 1545 ईस्वी में कालिंजर, जहाँ पर इसका आखिरी युद्ध होता है। शेर खां के बाद फिर से 1 साल के लिए हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आता है अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक थे बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा किसके बीच होता है? 1556 5 नवंबर को अकबर और हेमू के बीच में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, जो इनके दरबार में थे। अकबर के दीवान थे टोडरमल। इन्होंने भू राजस्व के क्षेत्र में दहसाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, दसवंत और बसावंत थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली में प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। फैजी ने लीलावती तथा अब्दुल फजल ने कालिया दमन इसका फारसी में अनुवाद किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से हुई थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले इसने दास प्रथा का अंत किया कब? 1562 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1563 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जजिया कर समाप्त किया अकबर ने कब? 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी भी परिवर्तन किया था 1571 ईस्वी में। फिर याद रखिए, इबादत खाना की स्थापना की, जिसको पूजा गृह कहते हैं, 1575 में। इबादत खाना के बाद मजहर की घोषणा की 1579 में। दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की 1583 ईस्वी में। ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं अकबर के, जिनको याद रखना है। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इसका पुत्र था मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। आमेर जयपुर के राजा भारमाल की जो पुत्री थी मरियम उजमानी, इनके गर्भ से हुआ था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव, इनको फांसी दिलवा दी थी। नूरजहां जो इनकी पत्नी थी, उनका नाम था मेहरुन्निसा। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि प्रदान की। एतमातुद्दौला, इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा या जड़ाऊ का काम भी किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ जो पुत्र थे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था।
जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस बुक का नाम याद रखिए, जो कि फ़ारसी में लिखी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुज़के जहांगीरी। मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य देखने हैं। ये स्थापत्य स्थल कहाँ पे हैं, कौन से हैं, इनका निर्माण किसने करा और समय याद रखिए। जैसे आगरा फोर्ट, अकबर ने इसका निर्माण कराया था 1565 से 1573 ईस्वी के बीच। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया 1571 से 1585 ईस्वी के बीच। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था, 1631 से 48 तक रहते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था, जो कि 1650 से 1656 वर्ष तक रहते हैं। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1638 से 48 तक रहते हैं। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने कराया था 1651 से 61 ईस्वी तक। तो आप देख लीजिए किसका निर्माण किसने करा। आगरा फोर्ट का अकबर ने, फतेहपुर सीकरी का भी अकबर ने, ताजमहल का शाहजहां ने करवाया था, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में शाहजहां ने करवाया, लाल किला शाहजहां ने बनवाया और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो ब्रिटिश सम्राट था उसका नाम क्या था, टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। उसके बाद आता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र है। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री हैं अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई और मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। जैसे कि सल्तनत कालीन हमने कुछ पुस्तकें याद की हैं, उनके लेखक, उसी प्रकार मुग़ल कालीन भी याद रखनी है। जैसे कि पहली है तुझके बाबरी, ये किसने लिखी, बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत की है, फ़ारसी में। हुमायूं नामा इम्पॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम की, इनकी बहन थी, फ़ारसी में लिखी हैं। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार की है, फ़ारसी में। हबीबुस सियार कानून हुमायूनी, 2 बुक हैं, खोंदमीर ने लिखी है, फ़ारसी में। तारीख़ शेर शाही या तोहफ़ा और दूसरी है तोहफ़ाए अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, जो कि फ़ारसी में है। और अगली जो पुस्तक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकबरनामा, इसको लिखा अबुल फजल ने फ़ारसी में। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने फ़ारसी में लिखा है। मुंतखब तवारीख़ अब्दुल कादिर बदायूनी ने फ़ारसी में लिखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगली है इकबाल नामा जहांगीरी, मोतमिन खान ने लिखी है। तज़किरातुल वाक़ियात ज़ौहर अख्तबशी ने लिखी है, फ़ारसी में। वाक़ियात मुस्तकी रिज़्क़ुल्लाह मुस्तकी ने फ़ारसी में लिखी है। ये कुछ पुस्तक हैं इम्पॉर्टेंट जो कि मुग़ल कालीन हैं। अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है, जो कि शाही सेना और औरंगजेब के बीच में हुआ था। शाही सेना इसमें पराजित होती है। दूसरा याद रखना है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है और इसमें दारा शिकोह की पराजय होती है। दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। शाहजहां की मृत्यु कब होती, 22 जनवरी 1666 को। फिर बैठते हैं औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। मुईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की जो पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 ईस्वी में कराया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। हटाया किसने था, याद रखिए, अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने फिर से लगाया। औरंगजेब की मृत्यु होती 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को। इसने बीबी का मकबरा बनवाया था, याद रखिए,
कौन सा था? बीबी का मकबरा। 1651 से 1661 ईस्वी के बीच इसने इसका निर्माण करवाया था। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में याद रखिए, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मीर बख्शी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित होता था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। अकबर के समय में भूमि के उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था: पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। अब जो मुगल बादशाह पढ़ चुके हैं उनके मकबरे याद रखिए। बाबर का काबुल है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद जो कि दौलताबाद है वहाँ पर है। अब इसी बीच हम पढ़ते हैं मराठों के बारे में। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या फिर 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, है ना, याद रखिए। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि जो राजा जयसिंह थे, इनके साथ 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली थी और यह संधि फेमस है पुरंदर की संधि के नाम से। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, इन्होंने करवाया था। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। यह अष्टप्रधान याद रखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते थे। पहला तो है पेशवा जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा अमात्य होता था जो वित्त एवं राजस्व मंत्री था। देखिए याद रखिए इनसे प्रश्न बनते हैं। अब आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अमात्य कौन था, तो अमात्य मंत्रिपरिषद में वित्त और राजस्व मंत्री होता था। वाकिया या नवीस मंत्री जो होता था, वाकिया नवीस या फिर मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। फिर होता था सचिव, ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। अगला था सुमंत या फिर दबीर जो कि विदेश मंत्री था। सेनापति या सैरे नौबत, ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद इन सब का प्रबंधन करता था। फिर था पंडित राव जो कि विद्वानों और धार्मिक कार्यों के अनुदानों का दायित्व देखता था। और न्यायाधीश जो कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो पेशवा, अमात्य, वाकिया, नवीस या फिर मंत्री, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति, सैरे नौबत जिसको बोलते थे, पंडित राव और न्यायाधीश, ये अष्टप्रधान हुआ करते थे। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले थे संभाजी। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1680 to 1689। फिर आते हैं राजा राम। शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा था। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। तीसरी ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। उसके बाद आते साहू जी। साहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। चौथा और सरदेशमुखी, ये एक तरह से भूमि कर लेते थे और राजकीय आय के ही यही स्रोत हुआ करते थे। अब कुछ प्रमुख पेशवा हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे पहले हैं, क्योंकि जो शिवाजी का शासनकाल था उसमें पेशवाई आ जाती उसके बाद में। जैसे पहले हुए थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 ईस्वी तक रहते हैं। ये बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बालाजी के विश्वनाथ के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम आते हैं। ये 20 साल तक रहते हैं, 1720 से 1740 ईस्वी तक। बाजीराव जो थे, इनके बाद पेशवा बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए 1733 में। इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र जो मालवा का था और गुजरात, इस पर मराठा आधिपत्य इन्होंने फैला दिया था। बालाजी बाजीराव इसके बाद आते हैं, 1740 से 1761 तक रहते हैं। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे, अर्थात दक्षिण तक इनका विस्तार हो गया था। यहाँ तक हमने इम्पोर्टेंट पेशवा देख लिए हैं। मध्यकालीन भारत का हमने बहुत ही कम समय में संक्षिप्त विवरण देख लिया है। मध्यकालीन भारत मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है एक ही वीडियो में। बहुत ही कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जब भी जैसे ही कंप्लीट होती हिस्ट्री, मैं एक साथ आपको
कई प्रश्न करवा दूंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जो बच्चे यूपी SSSC वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए जीएस की क्लासेस हैं, हिंदी की क्लासेस हैं, लगातार आ रही हैं, उनको देखते रहिए। और चैनल को अच्छे से आप लोग विज़िट करके जो भी बेल आइकन है ऑन करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आपको ना मिलते हो, वो बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।